हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोल्डन की पॉइंट्स फॉर सीएचओ एग्ज़ाम। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जिनकी भी एग्ज़ाम है, एमपी की या फिर पंजाब सीएचओ की, तो वो सभी इस गोल्डन की पॉइंट्स को या फिर वन लाइनर इन एमसीक्यूज को आपको कंप्लीट देखना है। ऐसा नहीं है कि एमपी और पंजाब का नाम बोल दिया तो ये हिमाचल में नहीं आएगा, राजस्थान में नहीं आएगा, और जो उत्तराखंड है, यूपी है, वहाँ पे नहीं आएगा। सब जगह आएगा, कोई सा भी स्टेट हो, सभी स्टेट की जो भी सीएचओ की एग्ज़ाम होती है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके लिए ये स्टडी मटेरियल। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट इस कंटेंट को कंप्लीट पढ़ना है। और एक चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी। और टेलीग्राम पे आपको जाने के बाद ये वर्ड आपको सर्च करना है, नर्सिंग चैलेंजर्स। वहाँ पे आपको टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप दोनों नजर आएंगे, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। जो चैनल होगा उसके अंदर आप पीडीएफ इजीली ढूंढ सकते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर क्या होता है, डेली टेस्ट सीरीज होती है, तो उस टेस्ट की वजह से डेली बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो पीडीएफ जो है वो ऊपर रह जाती है, तो आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आपको दोनों को ही ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और आप कंप्लीट लास्ट तक कंप्लीट क्वेश्चंस को पढ़ लेना, कंप्लीट गोल्डन की पॉइंट्स को इनको पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए, जो पहली गोल्डन की पॉइंट है बहुत ही अच्छी की पॉइंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल मेंटल वेलबींग डिफाइंड बाय। देखिए ये दो क्वेश्चन आपकी कौन कौन सी क्लियर होंगे। एक तो ये कि हेल्थ की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, बहुत सारे बच्चों को याद है, तो कुछ बच्चों को याद भी नहीं है, तो वो याद कर ले। जिनको याद नहीं है, क्या पता है एग्जाम में पूछ ले, हेल्थ इज डिफाइंड एज, एंड देन आपको ऑप्शन में चार ऑप्शन सेम एज इट इज, एक ऑप्शन ये मिलेगा, बाकी तीन आपको गलत ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको क्या चूज करना है वहाँ पे, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग। यानी हेल्थ, अगर आप हेल्दी किसी को कहते हैं तो किसको कहेंगे आप, वो पर्सन जो फिजिकली ठीक हो, सोशली भी हेल्दी हो एंड मेंटली भी वेलबींग हो, तभी वो क्या माना जाएगा, हेल्दी पर्सन। फिजिकली ठीक है, सोशली भी ठीक है, लेकिन मेंटली बिल्कुल सही नहीं है, तो वो हेल्दी नहीं होगा। पर्सन फिजिकली ठीक है, मेंटली भी ठीक है, लेकिन सोसाइटी के अंदर बिल्कुल भी उसकी इमेज नहीं है, हर किसी से वो लड़ता रहता है, तो वो क्या है, वो वेलबींग नहीं है। हेल्दी आप उसे ही कहेंगे जो फिजिकली भी सही हो, सोशली भी सही हो और मेंटली भी ठीक हो, उसी को आप हेल्दी बोल सकते हैं। तो अब आपको ये पूछा गया है कि ये जो हेल्थ की डेफिनेशन है ये किसने दी थी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी। तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना होगा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने डेफिनेशन दी थी हेल्थ की कि स्टेट क्या है, जो हेल्थ है वो क्या है, स्टेट है कि फिजिकली सोशली मेंटली वेलबींग की। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। एस्टैब्लिशमेंट की अगर आपको डेट पूछी जाए WHO की, तो आपका आंसर क्या होगा, 1948। नेक्स्ट देखिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंप्राइजेज ऑफ, ये मैंने प्रीवियस जो 25 एमसीक्यूज आपको बताए थे उनकी पीडीएफ भी मैंने डाल दी है, और पीडीएफ ऑलमोस्ट सभी टेलीग्राम के जो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनको सभी को मिल गई है। और यहाँ पे मैंने आपको उस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जिक्र किया था उस पीडीएफ के अंदर भी, उस पेपर के अंदर भी। यहाँ पे जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है, यही आपको पूछा गया है। तो आपको करेक्ट आंसर में क्या करना होगा, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। और यही क्वेश्चन मैंने आपको उसमें भी बताया था, जो एमपी सीएचओ की एग्ज़ाम हुई थी, एमपी सीएचओ की ट्रेनिंग के बाद में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको याद रख लेना है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट को। नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है तबाही। जानते हो तबाही कैसी होती है, वही चीज आपको यहाँ पे पूछी गई। देखिए, एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, यानी कोई भी पैथोजन या फिर ऑर्गेनिज्म या जर्म है उसका एक्सटर्मिनेशन होना क्या कहलाता है, यही आपको पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है इराडिकेशन। देखिए, एक्सटर्मिनेशन अगर किसी ऑर्गेनिज्म का होगा तो सीधी सी बात है, इराडिकेशन वो हो जाएगी, अपने देश से ही बाहर हो जाएगी, तो वो क्या कहलाती है, इराडिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए,
मिसिंग केसेज ऑफ ए डिजीज आर डिटेक्टेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और ये बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छे गोल्डन की पॉइंट है ये। देखिए अगर मिसिंग केस को आप, जो भी डिजीज के मिसिंग केस है, अगर आपको उनको डिटेक्ट करना है तो कैसे आप उन्हें डिटेक्ट करेंगे, कौन से मेथड से आप डिटेक्ट करेंगे, ये आपको पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंटिनल सर्विलेंस। आपका आंसर क्या होगा, सेंटिनल सर्विलेंस। तो ये आप जरूर याद रख लेना। यहाँ से सर्विलेंस से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं हर एक सीएचओ के एग्जाम में, चाहे एक क्वेश्चन पूछे चाहे दो क्वेश्चन पूछे, लेकिन एमसीक्यूज यहाँ से बनते ही हैं। अगर मिसिंग केसेस किसी भी डिजीज के डिटेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे, सेंटिनल सर्विलेंस से। नेक्स्ट, रूटीन सर्विलेंस इज सप्लीमेंटेड बाय, जो रूटीन सर्विलेंस है वो कैसे सप्लीमेंटेड होता है, तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपको क्या करना होगा, सेंटिनल सर्विलेंस। तो आपको याद रखना है अगर मिसिंग केसेस डिजीज के डिटेक्ट करने हैं तो सेंटिनल सर्विलेंस से करते हैं, और जो रूटीन सर्विलेंस है वो किससे सप्लीमेंटेड होता है, सेंटिनल सर्विलेंस से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गोल्डन की पॉइंट या फिर वन लाइनर एमसीक्यूज, वॉचिंग विथ अटेंशन ऑथोरिटी एंड सस्पिशियन इज। देखिए वॉचिंग विथ अटेंशन ऑथोरिटी एंड सस्पिशियन इज, अब आपको ये सर्विलेंस की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। वॉचिंग विथ, आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अटेंशन, ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, ऑथोरिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, सस्पिशियन है आप। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है ये किसकी डेफिनेशन है, तो आपको करेक्ट आंसर वहाँ पे क्या करना होगा, सर्विलेंस की। किसकी है, सर्विलेंस की। सर्विलेंस के अंदर अगर आप मिसिंग केसेस ऑफ, चाहे कोई सी भी सर्विलेंस हो, अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन जो भी सर्विलेंस होता है उसके अंदर आपको क्या करना होता है, अटेंशनली वॉच करना होता है, ऑथोरिटी के साथ आपको काम करना होता है, एंड सस्पिशन आपको रहना पड़ता है। तो ये क्या है, ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है कौन सी है, सर्विलेंस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए, ए चाइल्ड लॉस्ट हिज हैंड अनेबल टू डू रूटीन वर्क इज कॉल्ड। देखिए एक बच्चा है जो अपने हाथ को खो चुका है और वो अपना रूटीन वर्क नहीं कर पा रहा है, तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, इस वर्ड को या इस टर्म को आप क्या कहेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिसेबिलिटी। बच्चे ने हाथ गंवा दिया, उसकी वजह से वो रूटीनली अपना वर्क जो है वो नहीं कर पा रहा है, तो इस आप टर्म को क्या कहेंगे, डिसेबिलिटी। करेक्ट आंसर क्या करना होगा आपको, डिसेबिलिटी। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आप ऐसे समझ सकते हैं बिल्कुल कि ये छोटा है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको बड़ा करके भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, डिजीज एलिमिनेशन इज। डिजीज एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिजीज एलिमिनेशन का मतलब होता है इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम लार्ज एरियाज। डिजीज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है निष्कासित होना। यहाँ पे देखिए डिजीज एलिमिनेशन का मतलब होता है इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम लार्ज एरियाज। कोई भी बीमारी जो ट्रांसमिट हो रही है उसका इंटरप्शन होना, कहाँ से, लार्ज एरियाज, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस को क्या कर रही थी, अफेक्ट कर रही थी, वहीं डिजीज कंडीशन अब क्या हो चुकी है, इंटरप्ट हो चुकी है। तो वो टर्म क्या कहलाती है, डिजीज एलिमिनेशन। नेक्स्ट देखिए, लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज, और डेथ और बर्थ की रजिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेथ और बर्थ, डेथ और बर्थ से दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डेथ अगर किसी पर्सन की होती है तो कब तक रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए, अगर किसी का नया जन्म हुआ है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसमें कितने दिनों के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और दोनों की सेम एज इट इज़ एक ही डेट है, वो है 21 दिन। 21 दिन के अंदर अंदर इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे कोई भी पर्सन मरे या फिर किसी का जन्म हो, दोनों को आपको एक ही याद करना है। देखिए लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज 21 डेज एंड इन इंडिया डेथ हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद इन 21 डेज। तो दोनों की मैंने आपको बताई दी कि किस दिन आपको करेक्ट आंसर करना है, चाहे डेथ की पूछे चाहे आपको बर्थ की पूछे। नेक्स्ट देखिए, ओनली डिजीज विच इज इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी वो डिजीज कंडीशन है जो वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट हो चुकी है, ऑल ओवर विश्व से, ऑल ओवर वर्ल्ड से ही खत्म हो चुकी है, तो कौन सी है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार सीएचयू के एग्जाम्स के अंदर, और ये एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो आपको करेक्ट आंसर में क्या करना होगा, आपको करेक्ट आंसर करना होगा स्मॉल पॉक्स। क्या करना होगा आपको करेक्ट आंसर, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड इज डिफाइंड एज, क्या होता है आईपी। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बार आपने पढ़ा होगा, आईपी देन इज इक्वल टू 10 to 14 डेज,
7 to 10 डेज, ऐसे आपने बहुत सारे आईपीज पढ़े होंगे। लेकिन आपको क्या पता है इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, आईपी का मतलब क्या होता है? ये मतलब अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल सही आंसर करके आएंगे। देखिए क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ इन्फेक्शन टू क्लिनिकल फीचर। सीधी सीधी बात करें तो आईपी का मतलब है कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ है, इन्फेक्शन होने के बाद में उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं तब तक का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। मान लीजिए किसी पर्सन को स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया का क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन आपको थोड़ी पता है उसको न्यूमोनिया हो गया है। लेकिन जब उसके सिम्टम्स नज़र आएंगे तो आप बता सकते हैं कि हाँ इसको न्यूमोनिया हो सकता है, लेकिन आपको पहले तो नहीं पता था। तो इसके बीच में जो इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन होने से लेकर जो साइन सिम्टम्स शो होते हैं तब तक का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? आईपी, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ये डेफिनेशन भी आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि बहुत बार आप पढ़ते हैं कि आईपी इसका इतना है, चिकन पॉक्स का इतना है, स्मॉल पॉक्स का इतना है, रेबीज का इतना है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी इनका इतना है। सब एक डिजीज का आप आईपी पढ़ते हैं और आईपी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीएचयू के एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इन्फेक्टेड पर्सन हार्बरिंग इन्फेक्शियस एजेंट विदाउट क्लिनिकल फीचर। यानी कि कोई भी पर्सन है जो इन्फेक्टेड तो हो चुका है किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी इन्फेक्शन से, या कोई भी एजेंट है जो इन्फेक्टेड कर चुका है पर्सन को, लेकिन वो विदाउट क्लिनिकल फीचर के है, यानी उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि उसमें इन्फेक्शन ज़रूर हो चुका है, ये कन्फर्म है कि उसमें इन्फेक्शन ज़रूर हो चुका है, या फिर वो इन्फेक्शन दूसरों को कॉज कर सकता है। वो पर्सन जिसमें इन्फेक्शन हुआ है वो दूसरों को कॉज कर सकता है बीमारी, लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार के साइन सिम्टम्स हो नहीं होंगे। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे कैरियर। कोई आप भूत प्रेत आत्मा वो तो है नहीं। यानी कि यहाँ पे इन्फेक्शन किसी पर्सन को हो चुका है, चाहे फिर किसी एजेंट या जर्म का हुआ हो, किसी भी पैथोजन का हुआ हो, लेकिन उसमें क्लिनिकल फीचर्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको साइन सिम्टम्स उसके अंदर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो पर्सन इतना कैपेबल है कि वो दूसरों को बीमारी दे सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? इस डेफिनेशन का जो आपको मतलब आपको पूछा गया ये टर्म क्या कहलाती है, तो आपका आंसर क्या करना होगा? कैरियर। यानी वो क्या है? कैरियर है, जो बीमारी एक दूसरे को दे तो सकता है लेकिन उसके अंदर उस बीमारी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, एपिडेमिक इज। एपिडेमिक का मतलब होता है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। एपिडेमिक का मतलब है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर किसी भी इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होना, या फिर आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, कुछ समय के लिए एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाली डिजीज कंडीशनों का आप क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। अभी चल रहा है पैंडेमिक, कोरोना है तो सीधी सी बात पैंडेमिक चलेगा ही, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ये फैल चुका है, तो ये क्या है? पैंडेमिक है। नेक्स्ट देखिए, साइक्लिकल ट्रेंड इज शोन बाय। आपको ये पूछा गया है जो साइक्लिकल ट्रेंड है वो किन के अंदर देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना होगा वो करना होगा मिजल्स, रूबेला एंड फ्लक्चुएशंस, या फिर आप बोल सकते हैं एपिडेमिक। जो भी डिजीज कंडीशन है उनके अंदर मिजल्स और रूबेला जैसी डिजीज कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? साइक्लिकल ट्रेंड। साइक्लिकल ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, एच डी आई कंप्रेजेज। जो एच डी आई है उसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है? मैंने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर भी बताया था, यही वर्ड वहाँ पर भी आपने देखा था। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर जो इंक्लूड किया गया वो तो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था कि एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन एच डी आई के अंदर किसे इंक्लूड किया गया है? क्या है एच डी आई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? देखिए किसे इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। एच डी आई कंप्राइजेज नॉलेज यानी लिटरेसी एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, इनकम एंड लॉन्जेविटी यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अगर एच डी आई का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो किसके बेसिस पे किया जाता है? नॉलेज, इनकम एंड लॉन्जेविटी। ये जो मतलब है, नॉलेज का मतलब है कि लिटरेसी रेट हो या फिर मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग हो, और जो लॉन्जेविटी है उसका मतलब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एट बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी क्या है उसके अकॉर्डिंग एच डी आई निकाला जाता है। बात करें एच डी आई इंडिया की, तो इंडिया की जो एच डी आई है वो कितनी है?
0.624, यानी 0.624, 0.624 आप बोल सकते हैं। 624 पॉइंट के आगे आप वैसे कंटिन्यू नहीं बोल सकते, 624 ही आपको बोलना पड़ेगा। अगर इंडिया की एचडीआई आपको पूछे तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, 0.624। नेक्स्ट देखिए, PQLI स्टैंड फॉर, कभी कभार पूछे जाते हैं। और जो MPCHU की एग्जाम होती है उसमें तो 3 क्वेश्चन 100% होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो जो शॉर्ट फॉर्म वाले होते हैं उनके कंप्लीट, यानी पूरा नाम उसका पूछा ही पूछा जाता है। अभी तक तो हमने ऐसा ही देखा है, अभी जो एग्जाम होने वाला है उसका पता नहीं, जैसे ही होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि इस पेपर में ये पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे PQLI का मतलब आपको पूछा गया। PQLI का मतलब होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। PQLI का मतलब है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अगर आपको पूछे कभी भी फ्यूचर में तो आपका आंसर अब गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, PQLI लाइज बिटवीन। अब आपको ये पूछा गया कि PQLI का मतलब तो आपको पता चल गया है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता है, लेकिन अब हमें ये बताइए कि PQLI की जो काउंटिंग होती है वो किसके बीच में होती है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, 100, 0 to 100, 0 से लेकर 100 तक PQLI निकाली जाती है। 100 से ज़्यादा नहीं निकाली जाती है, इनके बीच में ही जो कुछ भी PQLI निकाली जाती है वो इनके बीच में ही होती है। नेक्स्ट देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ए टाइप एंड डैश 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 इंडिकेटर। देखिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो किस प्रकार का टाइप है, किस प्रकार की टाइप को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। क्या करेंगे आप यहाँ पे करेक्ट आंसर, मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर कौन सा है। वहाँ पे मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और भी आपको बहुत सारी ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस और कंप्लीट मिलेंगे। और वहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना होगा वो क्या करना होगा, मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs बनता है यहाँ से, पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आपको पूछा जाए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस प्रकार का टाइप है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट देखिए, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब आपको यहाँ पे बेस्ट इंडिकेटर पूछा गया है किसका, अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, यूटिलाइजेशन कितना क्या यूज़ हेल्थ का, जो भी हेल्थ सर्विसेज है उनका लिया जा रहा है, और कितनी क्या इफेक्टिव है ये हेल्थ सर्विसेज, इनको बेस्ट इंडिकेट कौन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। आपको और किसी भी इंडिकेटर से पता नहीं चलेगा कि हेल्थ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना क्या यूज़ हो रहा है और कितनी क्या इफेक्टिव है। IMR से ही आपको ये पता चल सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे 5 स्टार लगा लीजिए, आप तो याद कर लीजिए, 5 स्टार को छोड़ दीजिए, आपको तो याद करना है, याद आप कर लीजिए। बेस्ट इंडिकेटर आपको पूछे अगर अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री। ये भी याद कर लेना, 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार जितने भी लगाओ उतने लगा लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर पूछे तो आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR। और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे भी जाते हैं। जो भी MCQs या फिर गोल्डन की पॉइंट्स में यहाँ पे बता रहा हूँ ये कंप्लीट आपको याद करने ही करने हैं। और जो भी CHO की तैयारी कर रहे हैं आपके अपने दोस्त, उनको भी शेयर जरूर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस अगर इंडिकेटर कंट्री का पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, IMR। नेक्स्ट देखिए, वन डेली सिग्निफाइज, एक डेली का मतलब क्या होता है। डेली का मतलब भी आपको बताया जाएगा, DALY, इसका मतलब भी आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले क्या पूछा है कि वन डेली सिग्निफाइज, जो एक डेली होता है उसका मतलब क्या होता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है, कोई भी आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, वन लॉस्ट ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ। एक साल आपने फिर से गवा दिया है आपकी अपनी हेल्दी लाइफ का, यानी आप 60 साल जीने वाले हैं और आप हो चुके हैं अभी 19 साल के, और आपकी एक साल जैसे ही आप हो गए कितने, 20 साल के। तो ये एक साल आपने जो हेल्दी लाइफ गुजारी है वो क्या कहलाती है, वन डेली। अब देखिए डेली का मतलब क्या होता है, डेली का मतलब होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डिसेबिलिटी
एडजस्टेड लाइफ ईयर, 1 साल आपने जो गुजारा है लाइफ का वो क्या कहलाता है, डेली। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मेजर्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए DFLE, ये शॉर्ट फॉर्म वाले तो सारे क्वेश्चंस याद कर लेना यहाँ से। DFLE यानी डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है उसको किससे मेजर किया जाता है, ये आपको पूछा जाएगा। तो आपको करेक्ट आंसर करना होगा सुलिवान्स इंडेक्स, और ये एम्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद करना ही करना है। DFLE, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मेजर्ड बाय, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सुलिवान्स इंडेक्स। नेक्स्ट देखिए, HAL इज यूज्ड टू मेजर। देखिए HALE, यहाँ पे एक वर्ड आपने पढ़ा है डेली, DFLE, उसी प्रकार से HALE, हेल्दी, हेल्दी आगे है, यहाँ पे रुकिए आपको आगे बता देंगे। देखिए HALE का मतलब यहाँ पे नीचे है। यहाँ पे देखिए HALE जो है वो किस लिए यूज़ लिया जाता है, किसको मेजर करने के लिए यूज़ लिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और यही नाम होता है HALE का पूरा। हेल्दी, HA मतलब हेल्दी, L का मतलब लाइफ, E का मतलब एक्सपेक्टेंसी, तो ये क्या हो गया HALE। जो HALE वो किसको मेजर करता है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। ये आपको पूरा नाम ही यहाँ पे दिया हुआ है, आपको और कहीं नहीं देखना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है वहीं आपको पढ़ना है कि HALE का मतलब होता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और ये बार बार MCQs इस प्रकार के स्टैंड जो शॉर्ट फॉर्म वाले होते हैं वो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिनोमिनेटर इन अंडर 5 प्रोपोर्शनल मॉर्टेलिटी रेट। देखिए जो डिनोमिनेटर है वो आपको पूछा गया है U5MR, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट का। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट का जो डिनोमिनेटर वो आपको पूछा गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है टोटल डेथ। क्या है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट का डिनोमिनेटर होता है टोटल डेथ। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल फॉर CHD's लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन से जितने भी MCQs बनते हैं अच्छे अच्छे वाले, वो सभी आपको यहाँ पे भी बताए जाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, आप क्या कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं ताकि क्या नहीं हो, किसी पर्सन को CHD कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, ये इस प्रकार की डिजीज कंडीशन नहीं हो। तो इस ये जो आप ट्रेडिशनली लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे हैं, तो ये किस टाइप का क्या है, प्रिवेंशन है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना होगा, आपको करेक्ट आंसर करना होगा प्रीमोर्डियल लेवल, प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। आप क्या कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ताकि पर्सन को CHD जैसी कंडीशंस का जो है खतरा ना हो। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से यहाँ पे जो भी MCQs बताए गए हैं वो सारे के सारे आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देखिए, डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज ए टाइप ऑफ, डिसेबिलिटी लिमिटेशन किस टाइप का प्रिवेंशन है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन याद रख लेना, यहाँ पे जो भी प्रिवेंशन से MCQs बताए जा रहे हैं वो कंप्लीट याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपका इनमें से गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, साइकोथेरेपी इज ए लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा हुआ है। एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और एम्स में पूछा भी जाता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन से, चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आपको, लेकिन एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और याद कर लेना, जो साइकोथेरेपी आती है वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आती है, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड की गई है, तो आपका आंसर क्या होगा वहाँ पे, सेकेंडरी प्रिवेंशन। दोस्तों रट लेना ऐसे क्वेश्चंस को, जो आपको याद नहीं होते हैं वो तो आप जरूर रट लेना, बाकी जो याद होते हैं वो आप याद कर लेना। अगर आपको पूछे साइकोथेरेपी तो आपको बताना है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज इज प्रिवेंशन, ये मैंने आपको प्रीवियस पार्ट की वीडियोस के अंदर भी बताया था, जब मैंने आपको सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में अच्छे से बताया था, और यहाँ पर भी फिर से मैं बता देता हूँ। वैसे स्क्रीनिंग जो होती है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड की जाती है। स्क्रीनिंग किसी भी डिजीज की करना कौन से लेवल की प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। जैसे BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो भी किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। कोई भी प्राइमरी प्रिवेंशन इसको नहीं करेगा, अगर आप करके आते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। BSE हमेशा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट देखिए, हेल्थ प्रमोशन इज प्रिवेंशन लेवल, अगर आप हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं तो ये किस प्रकार का प्रिवेंशन लेवल है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइमरी लेवल। कि क्या है,
प्राइमरी लेवल। लाइफ स्टाइल अगर चेंज कर रहे हैं तो वो क्या है, प्रीमोर्डियल। लेकिन आप अगर रिस्क फैक्टर को ही सिर्फ आप रिस्क फैक्टर को कम कर रहे हैं तो वो तो प्रीमोर्डियल है। लेकिन रिस्क फैक्टर के साथ में अगर आप पॉजिटिव एजेंट, जो भी पॉजिटिव एजेंट है, अगर आप उनके बारे में भी आप बता रहे हो या फिर ट्रीट पहले से ही कर रहे हो तो वो क्या है, प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंशन एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज इज, यानी कि वो एक्शन जो आप डिजीज होने से पहले ही आप लेते हैं तो वो कौन से लेवल का प्रिवेंशन कहलाता है, तो वो आपका होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। भाई किसी डिजीज कोई भी डिजीज ना हो इसके लिए आप पहले से ही किसी पर्सन को आप ठीक कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप इसी जो भी ड्रग वगैरह आप दे रहे हैं जिससे आगे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उस प्रकार की नहीं हो। जैसे आप वैक्सीनेशन करते हो तो वैक्सीनेशन क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन। बीसीजी का वैक्सीन लगाते हो, मिजल्स लगाते हो, टीटी लगाते हो, डीपीटी लगाते हो, ये जो सारे के सारे जो भी इम्यूनाइजेशन होता है, जो भी वैक्सीन लगाई जाती है तो वो क्या है, फ्यूचर में कभी भी इस बच्चे को इस प्रकार की बीमारी ना हो, इसीलिए तो आप लगाते हो। तो ये क्या है, बीमारी होने से पहले आप उसको वो एंटीबॉडी दे रहे हैं जो उस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको मारने के लिए कैपेबल हो, तो वो क्या कहलाती है, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट देखिए, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर, स्क्रीनिंग जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, एक तो स्क्रीनिंग कर रहे हैं साथ में ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं क्योंकि डिजीज कंडीशन हो चुकी है। तो ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो किस टाइप का है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। साइकोथेरेपी को अच्छे से याद कर लेना, BSE कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है ये भी आप याद कर लेना। स्क्रीनिंग के बारे में आपको पूछा जा सकता है तो वो भी आपको याद करना है। तो स्क्रीनिंग का मतलब तो वही हो गया कि अर्ली डायग्नोसिस करना एंड ट्रीटमेंट करना, तो ये सेकेंडरी लेवल के अंदर आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हार्ट्स डिजीज इन इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। देखिए डिजीज कंडीशन अभी भी हुई है और साथ में उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कोई भी डिजीज कंडीशन है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे, अदर जो भी ऑर्गन्स है उनको भी अफेक्ट करेगी। तो इस प्रकार के जो भी डिजीज कंडीशन अभी है, मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर आप मान सकते हो कि अभी भी हुई है और उसको ठीक कर रहे हैं, साथ में उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को आप ठीक कर रहे हैं, तो ये कौन से टाइप ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसीज ऑफ रिस्क फैक्टर इज, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी सी देर पहले ही प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर कि अगर आप रिस्क फैक्टर को ही एलिमिनेट करें या फिर रिस्क फैक्टर से आप प्रिवेंट कर रहे हैं तो वो कौन से में आती है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर। अगर आपको पूछा जाए रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज तो आपका आंसर क्या होगा, प्राइमरी। देखिए समझ लीजिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर के साथ में अगर आपको कॉजेज का भी बोला जाए तो प्राइमरी करना है, अगर रिस्क फैक्टर सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर का पूछा जाए तो आपको प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन करना है। अभी प्रीवियस सीएचओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज का पूछा गया था वहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर को अगर प्रिवेंट करना है रिस्क फैक्टर से तो उसे कहते हैं प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज, तो वहां पे आपको करेक्ट आंसर करना था प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट देखिए, स्कूल हेल्थ चेकअप कम्स अंडर, जो स्कूल हेल्थ चेकअप होता है वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। स्कूल हेल्थ चेकअप, ध्यान रखना, स्कूल हेल्थ चेकअप, साइकोथेरेपी, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट, ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट देखिए, इम्यूनाइजेशन इज चाइल्ड फॉर मिजल्स इज, तो ये तो मिजल्स के लिए अगर आप इम्यूनाइज कर रहे हैं किसी बच्चे को तो ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, ये मैंने आपको बता दिया। वैक्सीनेशन कोई भी हो ये प्राइमरी के अंदर ही आएगा, और जो भी वैक्सीन लग रही है तो वो वैक्सीन क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, किसी एक स्पेसिफिक बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। नेक्स्ट देखिए, लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो ये मैंने आपको बता दिया, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नॉट परफॉर्मिंग एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे एक डेफिनेशन पूछी गई है, नॉट परफॉर्मिंग एनाटॉमिकल, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, कोई भी पर्सन है जो एनाटॉमिकल उसके ऑर्गन वगैरह है यानी अच्छे से वो चल नहीं सकता है, वो अच्छे से सोच नहीं सकता है, यानी एनाटॉमिकल, और फिजियोलॉजिकल उसके बॉडी के फंक्शन जो ऑर्गन करने चाहिए तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, और साइकोलॉजिकल यानी कि वो मेंटली भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की ये जो टर्म है वो क्या कहलाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, इम्पेयरमेंट।
क्या कहलाती है? ये टर्म कहलाती है इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी की मैंने आपको बताई दी है, इम्पेयरमेंट की फिर मैं बताई दी है। और एक दो क्वेश्चंस की जो मैंने आपको और बताई थी जो 25 MCQs के अंदर है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टारगेट ग्रुप इन सेकेंडरी प्रिवेंशन। आपको ये पूछा गया कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर कौन से ग्रुप को टारगेट किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? इंडिविजुअल विथ एस्टेब्लिश्ड डिजीज, यानी वो पर्सन्स जिनको डिजीज कंडीशन हो चुके हैं उनको टारगेट किया जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज ए टाइप ऑफ प्रिवेंशन। आप क्या कर रहे हैं? मिल्क का पास्चुराइजेशन कर रहे हैं। पास्चुराइजेशन मतलब मिल्क को उबाल रहे हैं आप 100 डिग्री टेम्परेचर पे, तो वो किस टाइप का प्रिवेंशन है? वो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, तो याद रखना पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क किसके अंदर आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज एंड एपिडेमियोलॉजी के कुछ जो गोल्डन की पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है, अक्रेंस ऑफ ए डिजीज क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, तो वो क्या कहलाती है? एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया के अंदर किसी डिजीज का ट्रांसमिशन होना, वो क्या कहलाती है? एपिडेमिक। वही चीज़ यहाँ पे आपको पूछी गई है। नेक्स्ट देखिए, डिजीज इंपोर्टेड इन ए कंट्री वेयर इट डजेंट अकर, यानी कोई भी डिजीज कंडीशन है जिसका इंपोर्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर हुआ है, तो वो क्या कहलाती है? एक्सोटिक। पेंडेमिक का मतलब है वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो फैल चुकी है, लेकिन एक्सोटिक का मतलब है डिजीज जो इंपोर्ट हुई है कंट्री के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर इंपोर्ट हो रही है, वो क्या कहलाती है? एक्सोटिक। नेक्स्ट देखिए, iatrogenic डिजीज इज, iatrogenic कहीं पर भी वर्ड दिखे आपको मतलब पता होना चाहिए। iatrogenic का मतलब होता है फिजिशियन इंड्यूस्ड। क्या होता है? फिजिशियन इंड्यूस्ड। जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से, या फिर हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं पर्सन, हॉस्पिटल में भी क्या होता है, जो डॉक्टर्स काम वगैरह करते हैं वहाँ पे मान लीजिए ऑपरेशन है, ऑपरेशन होने के बाद में कोई अलग से जो भी बीमारी उनके हो रही है, तो वो क्या कहलाती है? iatrogenic इन्फेक्शन। और iatrogenic इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल में होता है वो कौन सा होता है? यूटीआई। कौन सा होता है? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज आपको पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? ई कोलाई। ये भी आपको याद करने, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। iatrogenic का मतलब होता है फिजिशियन इंड्यूस्ड कोई भी इन्फेक्शन होना, क्या कहलाता है? iatrogenic। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट केस टू कम टू नोटिस इज ऑफ इन्वेस्टिगेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फर्स्ट केस नोटिस करना कौन सा कहलाता है, कौन सा वो केस होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडेक्स केस। फर्स्ट, पहली बार इन्वेस्टिगेटर ने नोटिस किया है और वो पहला ही केस देख रहा है, तो वो कौन सा है? इंडेक्स केस। क्या करेंगे आप आंसर में? इंडेक्स केस। नेक्स्ट देखिए, स्यूडो कैरियर आर। स्यूडो कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर ऑफ एयर एविरुलेंट। एविरुलेंट का मतलब होता है नॉन वायरुलेंट और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि स्यूडो कैरियर। स्यूडो का मतलब क्या होता है? आभासी। आप बोल सकते हैं हिंदी के अंदर आभासी, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो होता है स्यूडो। स्यूडो कैरियर का मतलब होता है कि बिना पैथोजन, बिना वायरुलेंट या बिना एजेंट होस्ट के कोई भी बीमारी हो रही है, उसके अंदर डायग्नोस जब आप कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जो पैरासाइट है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, एजेंट है, उसका जो भी पता है वो नहीं चल पा रहा है, तो वो क्या है? स्यूडो कैरियर है और वो बीमारी भी देता जा रहा है, लेकिन उसके अंदर आपने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया, ना ही उसमें कोई फाइंड आउट हो रहा है कि इसको ये इन्फेक्शन है कि नहीं है ना? तो वो क्या कहलाता है? स्यूडो कैरियर। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन मॉस्किटो। देखिए, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है मॉस्किटोज, उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो किस टाइप का होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? साइक्लोप्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। साइक्लोप्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। मलेरिया का अगर आपने पढ़ा है तो साइकिल्स आपने पढ़े होंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ये दोनों क्या है? ये इसीलिए तो आपको पूछा गया कि किस प्रकार का ये ट्रांसमिशन का टाइप है, ये कौन सा है? साइक्लोप्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। नेक्स्ट देखिए, गैप बिटवीन प्राइमरी केस एंड सेकेंडरी केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो गैप होता है प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच में, वो क्या कहलाता है? तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना होगा? सीरियल इंटरवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर ही लेना इसको, है ना? प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के बीच के जो गैप होता है वो क्या कहलाता है? सीरियल इंटरवल। नेक्स्ट देखिए, सेक्युलर ट्रेंड रेफर्स टू। सेक्युलर ट्रेंड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म चेंजेस। लॉन्ग टर्म चेंजेस क्या कहलाता है? सेक्युलर ट्रेंड। नेक्स्ट है, भोपाल गैस ट्रेजेडी इज ए टाइप ऑफ एपिडेमिक। ये तो आपको बता दिया गया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है?
एपिडेमिक है। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो क्या है, एपिडेमिक है, लेकिन किस टाइप की है, तो आपका आंसर क्या करना है, सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। सिंगल एक्सपोजर पॉइंट, देखिए एक ही जगह हुई थी, ऐसा थोड़ी है पूरे इंडिया के अंदर जो भोपाल गैस त्रासदी है वो हुई थी, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही वह गैस का रिलीज हुआ था और वहां पे लोग मर गए थे। लेकिन देखिए आपको इसीलिए यहाँ पे जो टाइप अगर पूछा जाए तो आपको आंसर क्या करना है, सिंगल एक्सपोजर पॉइंट। सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेकुलर ट्रेंड ऑफ डिजीज रेफर्स टू अक्रेंस ऑफ। जो सेकुलर ट्रेंड है उसके अंदर जो डिजीज की अक्रेंस होती है वो किसको रेफर करती है, कंसिस्टेंट चेंजेस इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन की कंसिस्टेंट को चेंज करने वाली डायरेक्शंस ये आपको बताती है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन एनिमल फोमाइट ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म एंटर्स होस्ट। जो होस्ट के अंदर एंटर होते हैं ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो फिर ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फोमाइट हो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सोर्स। ये क्या है, ये सारे के सारे ये सोर्स है जिनकी वजह से हर एक पर्सन को या फिर किसी को भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। एनिमल से भी होता है, फोमाइट से भी होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को छूने से। अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के अंदर बोलते हैं ना कि यहाँ पे कोरोना 9 घंटे रहता है, यहाँ पे 6 घंटे रहता है, तो उससे अगर सरफेस को आप छू रहे हैं तो आपको कोरोना हो सकता है। तो ये क्या है, सोर्स है जो डिजीज का ट्रांसमिशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्सन एनिमल सब्सटेंस इन विच इन्फेक्शियस एजेंट लाइव एंड मल्टीप्लाइज। जो भी एजेंट्स होते हैं, या पैरासाइट्स आप बोल सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स आप बोल सकते हैं, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, चाहे वो पर्सन के अंदर हो, चाहे फिर एनिमल के अंदर हो, या फिर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हो, अगर वहाँ पे वो लाइव कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पे वो जी रहे हैं, साथ में वो मल्टीप्लाइज भी कर रहे हैं, अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रिजर्वायर। क्या कहलाते हैं, रिजर्वायर। दोनों डेफिनेशन आप याद कर लेना, अच्छी डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए, एंथ्रोपोजूनोसिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम। जो एंथ्रोपोजूनोसिस है वो किस प्रकार के इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करती है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना होगा, आपको करना होगा करेक्ट आंसर एनिमल टू मैन। यानी कि जो जानवर होते हैं उनसे आदमियों के अंदर जो डिजीज ट्रांसमिशन होती है वो क्या कहलाती है, एंथ्रोपोजूनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन नोजोकोविल इन्फेक्शन इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि नोजोकोमिल इन्फेक्शन का दूसरा नाम होता है HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये भी आपको याद करना है क्योंकि HAI से भी बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया मोस्ट कॉमन नोजोकोमिल इन्फेक्शन कौन सा है, तो क्या मैंने आपको भी बताया था, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका पॉजिटिव एजेंट भी बताया था मैंने आपको, ई कोलाई। क्या बताया था, ई कोलाई। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट प्रिविलेंस इज डिफाइंड बाय। पॉइंट जो प्रिविलेंस है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल केसेज एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर ऑफ टोटल केसेज, जो भी टोटल केसेज है उसके नंबर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या कहलाता है, पॉइंट प्रिविलेंस। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ टोटल केसेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉइंट प्रिविलेंस। नेक्स्ट देखिए, पीरियड प्रिविलेंस। पीरियड प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल केसेज इन ए गिवन ईयर। एक पर्टिकुलर अगर आपको साल के अंदर आपको क्या करना है, टोटल केसेस आइडेंटिफाई करने हैं, जो भी डिटेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पीरियड प्रिविलेंस। तो ये एक पर्टिकुलर साल के अंदर जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पीरियड प्रिविलेंस। नेक्स्ट देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस। भाई जो इंसिडेंस और प्रिविलेंस है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वहीं आपको पूछा गया है दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा वहाँ पे, प्रिविलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। प्रिविलेंस की डेफिनेशन भी अगर आपको पूछी जाए या फिर प्रिविलेंस का आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपको पूछा जाए इंसिडेंस और प्रिविलेंस के अंदर क्या रिलेशनशिप है तो बोल देना ये रिलेशनशिप है, प्रिविलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। नेक्स्ट देखिए, इंसिडेंस रेट रेफर्स टू। जो इंसिडेंस रेट है वो किसको रेफर करती है, तो वो करती है ओनली न्यू केसेज। जो भी न्यू केसेज होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रेट। प्रिविलेंस रेट का मतलब होता है जो पुराने हैं, ओल्ड केसेज है उन्हें क्या बोलते हैं आप, प्रिविलेंस रेट। नेक्स्ट देखिए, प्रिविलेंस इज ए रेट, रेशियो या प्रोपोर्शन। जो प्रिविलेंस है वो क्या है, रेट है कि रेशियो है कि प्रोपोर्शन है, तो आपका आंसर क्या होगा वहाँ पे, प्रोपोर्शन। प्रिविलेंस इज ए प्रोपोर्शन। यानी आप बोल सकते हैं प्रिविलेंस का मतलब मैंने आपको जो बताया है वही है, टोटल न्यू एंड ओल्ड केसेज। न्यू केसेज एंड ओल्ड केसेज कंबाइंडली आप क्या बोल सकते हैं, प्रिविलेंस। और इंसिडेंस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ न्यू केसेज। नेक्स्ट देखिए,
टोटल नंबर ऑफ डेथ या फिर टोटल नंबर ऑफ केसेज इज वो क्या कहलाती है, टोटल नंबर जो भी डेथ हो रही है, या फिर टोटल नंबर ऑफ केसेज क्या कहलाती है, कैश फैटेलिटी रेट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व्ड डेथ या फिर एक्सपेक्टेड डेथ इज, जो भी आप डेथ ऑब्जर्व करते हैं या फिर एक्सपेक्टेड जो भी डेथ होती है उन्हें किसके अंदर मेजर किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टैंडर्डाइज्ड मॉर्टेलिटी रेशियो, एसएमआर। एसएमआर का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, तो याद कर लेना यहाँ पे फुल फॉर्म एसएमआर इज मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड मॉर्टेलिटी रेशियो। नेक्स्ट देखिए प्रिवलेंस ड्यूरेशन इज, जो प्रिवलेंस या फिर ड्यूरेशन है वो क्या है, इंसिडेंस है। क्या है, इंसिडेंस। और मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर कि भाई प्रिवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस टू ड्यूरेशन, तो ये क्या है, इंसिडेंस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एमएमआर इज ए रेट, रेशियो या प्रोपोर्शन। एमएमआर जो होती है वो क्या है, रेट है कि रेशियो है कि प्रोपोर्शन है, तो आपका आंसर क्या होगा, रेशियो। नेक्स्ट कैश फैटेलिटी रेट रिप्रेजेंट, जो कैश फैटेलिटी रेट है वो किसको रिप्रेजेंट यानी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलिंग पावर ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज कंडीशन है उसके किलिंग पावर क्या कहलाती है, कैश फैटेलिटी रेट। कोई भी डिजीज कंडीशन है जो मार रही है बार बार, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को मार रही है, तो वो क्या कहलाती है, कैश फैटेलिटी रेट। नेक्स्ट देखिए डिनोमिनेटर ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का डिनोमिनेटर आपको पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा वहाँ पे 1000 टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। नेक्स्ट देखिए मेजर ऑफ किलिंग पावर ऑफ डिजीज, जो डिजीज का जो भी डिजीज है उसकी जो किलिंग पावर है उसको किससे मेजर करते हैं, कैश फैटेलिटी रेट से। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए डिजीज मेजर्ड बाय, जो मैक्सिमम पावर होती है डिजीज की डिस्ट्रक्शन की वो मेजर की जाती है कैश फैटेलिटी रेट से। नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग या प्रोस्पेक्टिव स्टडी इज, फॉरवर्ड लुकिंग या फिर प्रोस्पेक्टिव स्टडी जो क्या है ये आपको पूछी गई है, आगे की ओर देखना। फॉरवर्ड लुकिंग एंड प्रोस्पेक्टिव जो स्टडी है वो कौन सी स्टडी कहलाती है, तो आपको आंसर में करना है कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी आपने अगर पढ़ी है अच्छे से तो आपको पता होगा, फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ पे अच्छे से आपको समझा रखा है। ओके नेक्स्ट देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इन कैश फैटेलिटी रेट या फिर कैश कंट्रोल स्टडी, जो स्ट्रेंथ होती है जो कैश कंट्रोल स्टडी से एसोसिएटेड है, तो वो कौन सी होती है, ऑड्स रेशियो। क्या कहलाती है वो, ऑड्स रेशियो। ऑड्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑड्स रेशियो फॉर्मूला इज ए डी या फिर बीई, इस प्रकार का एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जाता है। शॉर्ट में छोटे वाले बीसीडी में लिख देते हैं ए बी ए डी एंड बीई, ये क्या है, ऑड्स रेशियो का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए इंसिडेंस रेट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, जो इंसिडेंस रेट है वो किससे कैलकुलेट की जाती है, किस में कैलकुलेट की जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोहॉर्ट स्टडी। नेक्स्ट देखिए वैक्सीनेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये भी आपको कंप्लीट याद करने हैं। मिजल्स वैक्सीन स्टोर्ड एट +20 to +80 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मिजल्स वैक्सीन है उसको आप +20 to +80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप रख सकते हैं। यहाँ पे शायद मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 20 नहीं होता है, यहाँ पे होता है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। जो भी वैक्सीन्स होती है उनको रखा जाता है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। नेक्स्ट देखिए रूबेला वैक्सीन इज, जो रूबेला वैक्सीन है वो क्या है, लाइव वैक्सीन है। याद रखना लाइव वैक्सीन है। साथ में रूबेला वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, रूबेला। रूबेला कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर, और ये किस टाइप की है, ये लाइव वैक्सीन है। नेक्स्ट देखिए पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ, जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है मिजल्स 4 डे बिफोर एंड 5 डे आफ्टर रेस अपीयरेंस। देखिए 4 दिन पहले मिजल्स हुआ है और 5 दिन बाद में रेसेज उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं। जो भी पर्सन के अंदर हुआ है उसके अंदर 5 दिन बाद रेसेज डेवलप हो रहे हैं और बीमारी 4 दिन पहले ही हो चुकी है। ये क्या कहलाती है, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए येलो फीवर वैक्सीन टाइप ऑफ वैक्सीन, जो येलो फीवर वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है लाइफोलिज्ड या फिर फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, ये आपको पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये जो वर्ड नया आप सुन रहे हैं लायोफिलाइज्ड, ये वर्ड भी आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, बीसीजी, येलो फीवर, मिजल्स, हेपेटाइटिस बी एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस लाइव वैक्सीन, ये सभी कौन सी है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। नेक्स्ट देखिए कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन,
देखिए जो कोल्ड चेन का टेम्परेचर होता है, जो मैंने आपको बताया मिजल्स में, वो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, उसको करेक्शन कर लेना, यही है वो, है ना। कोल्ड चेन जो भी टेम्परेचर रखा जाता है वैक्सीन के लिए, वो रखा जाता है +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखिए, येलो फीवर, बीसीजी एंड मिजल्स वैक्सीन आर टाइप ऑफ, तो ये लाइव वैक्सीन है या फिर लायोफिलाइज्ड वैक्सीन आप बोल सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्क्वायर्ड, और ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स 2020 का एग्जाम जिन्होंने दिया है नॉर सेट का, उनको पूछ लेना, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फर्स्ट वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर की थी और कौन सी थी, ये दोनों वर्ड आपको वहाँ पे एग्जाम में पूछे गए थे। तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। नेक्स्ट देखिए, रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट एट लेवल, आपको पूछा जा सकता है कि जो कोल्ड चेन है उसके फेल होने के सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ पर होते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर करना होगा सब सेंटर एंड विलेज लेवल। यहाँ पर क्या होता है, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, लाइट तो लगी होती है लेकिन लाइट कभी भी जा सकती है, तो उसकी वजह से जो कोल्ड चेन है उसके फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सब सेंटर एंड विलेज लेवल पे। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ, जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो किस टाइप की वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन। नेक्स्ट देखिए, जो वैक्सीन स्ट्रेन है वो आपको पूछा गया है, वैक्सीन स्ट्रेन फॉर स्वाइन फ्लू वैक्सीन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो स्वाइन फ्लू की वैक्सीन बनाई गई है उसका वैक्सीन स्ट्रेन आपको पूछा गया, तो आपका आंसर क्या होगा, A7 कैलिफोर्निया 2009, यानी कि A7 जो कैलिफोर्निया 2009 है, ये वैक्सीन का स्ट्रेन है स्वाइन फ्लू का इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है वैक्सीन गिवन एट 9 मंथ एज, और ये क्वेश्चन भी बार बार एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी पूछा हुआ है, और हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 9 मंथ पे या 9 महीने पे बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, मिजल्स वैक्सीन। साथ में आपको पूछा जा सकता है मिजल्स वैक्सीन के साथ में और क्या पिलाया जाता है, तो आपको आंसर में क्या करना है, विटामिन ए, विटामिन ए भी दिया जाता है 9 मंथ के ऊपर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओपीवी वैक्सीन डोजेज इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर ओपीवी की कितनी डोजेज होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 5, कितनी होती है, 5। देखिए ओपीवी बर्थ डोज होती है एक, तो एट बर्थ, जो एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज, ओपीवी की जो पहली डोज होती है वो एट बर्थ पे दी जाती है, या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके 15 दिन के अंदर अंदर दी जाती है, 2 ड्रॉप पिलाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, ओपीवी की डोज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो डोज होती है वो होती है 8, 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक, ये भी 2 ड्रॉप वहाँ पे पिलाई जाती है। तो ये अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे होगी 8 बर्थ पे, और 3 यहाँ पे होगी 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक, 3 ये होगी, 4 होगी, और ये एक लास्ट में देखिए आईपीवी, जो आपको 14 वीक पे देनी होती है बच्चे को। इस प्रकार से ओपीवी की कितनी डोज होती है, टोटल 5 डोज होती है। नेक्स्ट देखिए, वैलिडिटी ऑफ येलो फीवर वैक्सीन इज, येलो फीवर वैक्सीन की वैलिडिटी कितनी होती है, 10 दिन से लेकर 10 साल तक, बहुत लंबी वैलिडिटी होती है येलो फीवर की। नेक्स्ट देखिए, टॉक्सोइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो टॉक्सोइड्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो किससे किए जाते हैं, एक्सोटॉक्सिन से, किससे, एक्सोटॉक्सिन से। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेन ऑफ वेरिसेला वैक्सीन, जो वेरिसेला वैक्सीन है उसकी स्ट्रेन आपको पूछी गई है, तो आपको आंसर क्या करना है, ओके स्ट्रेन, कौन सी, ओके स्ट्रेन, ओके स्ट्रेन। और ये लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है वेरिसेला वैक्सीन के अंदर, जो ओके स्ट्रेन है ये तो वैक्सीन की स्ट्रेन है, साथ में आपको पूछा जाए कि वेरिसेला वैक्सीन किस टाइप की है, तो आपको आंसर क्या करना है, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस से बनी हुई वैक्सीन है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ वैक्सीन वाइल इन डे कैरियर बॉक्स, देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि अलग अलग होते हैं दो। देखिए नंबर ऑफ वैक्सीन, कितने नंबर की जो यानी कितनी वाइल्स आप वैक्सीन की डे कैरियर बॉक्स के अंदर आप ले जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 6 से 8। अगर आपको पूछे नंबर ऑफ वाइल वैक्सीन इन वैक्सीन कैरियर, एक तो होता है डे कैरियर बॉक्स, डे कैरियर बॉक्स, एक होता है वैक्सीन कैरियर, तो वैक्सीन कैरियर के अंदर आप 16 से 20 वैक्सीन कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन डे कैरियर बॉक्स के अंदर 6 से 8 वैक्सीन या 6 से 8 वाइल से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्री एक्सपोजर IM शेड्यूल ऑफ रेबीज वैक्सीन, प्री एक्सपोजर इंट्रामस्कुलर जो रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है वो शेड्यूल आपको बताना है, तो आपको करेक्ट आंसर करना है डेज 0, 7 एंड 21 to 28 डेज, 3 डोज लगती है यहाँ पे प्री एक्सपोजर वैक्सीन जो रेबीज की वैक्सीन है। अगर प्री एक्सपोजर आपको पूछे तो आपको बताना है 3 डोज, एक तो जब रेबीज हुआ है उस दिन, यानी कुत्ते ने जब काटा है उसी दिन, और 7वें दिन, और 21 से 28 दिन के बीच में कभी भी, तो ये 3 डोज लगती हैं।
इन एडल्ट्स और ओल्डर चिल्ड्रन द वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्ट्रेड इन द डेल्टॉइड मसल। ये आपको याद करना है। अगर बच्चों की आपको पूछे ओल्डर चिल्ड्रन एंड जो एडल्ट्स है उनके अंदर अगर आपको साइट पूछे तो आपको क्या बताना है, डेल्टॉइड मसल। इंट्रामस्कुलर तो है ही, डेल्टॉइड मसल के अंदर दी जाती है रेबीज वैक्सीन। अगर आपको पूछे स्मॉल चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स के बारे में कि कहाँ पे कौन सी रूट से दी जाती है, तो आपको आंसर क्या करना है, दी तो वहीं जाती है इंट्रामस्कुलर, लेकिन किस रीजन पे या कहाँ पर कौन सी लोकेशन पे, तो आपका आंसर क्या होगा, एंटीरियोलेटरल जोन ऑफ थाई, थाई के एंटीरियोलेटरल जोन पे दी जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, एक्टिवेशन ऑफ येलो फीवर वैक्सीन आफ्टर 10 डेज। मैंने आपको भी बताया था इसका लाइफ साइकिल, यानी जो येलो फीवर है वो 10 दिन से लेकर 10 साल तक चलती है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो 10 दिन इसीलिए बताया था, 10 दिन के बाद येलो फीवर अपना काम स्टार्ट करती है, यानी एक्टिव कब होती है, 10 दिन बाद में। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेन ऑफ रूबेला वैक्सीन, जो रूबेला वैक्सीन है उसका स्ट्रेन आपको पूछा जाए तो बताना है R827/3, ये क्या है, रूबेला का स्ट्रेन है। नेक्स्ट देखिए, रूबेला वैक्सीन आपका हो गया। बीसीजी वैक्सीनेशन इज गिवन बाय रूट, और ये एम्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एम्स में भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, तो इस सीएचओ में तो पूछ ही जा सकते हैं। जो बीसीजी वैक्सीन है वो इंट्राडर्मली दी जाती है और इससे परमानेंट स्कार बनता है, परमानेंट स्कार बनता है। यही क्वेश्चन एम्स नॉर्सेट 2020 में पूछा गया था परमानेंट स्कार को लेकर। नेक्स्ट देखिए, एट पीएससी लेवल वैक्सीन स्टोरेज इज बाय यूजिंग, जो पीएससी लेवल होता है वहाँ पे जो वैक्सीन का स्टोरेज होता है वो कौन से टाइप के, यानी किस प्रकार के जो जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जिनके अंदर आप वैक्सीन पीएससी पे रखते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ILR यानी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट देखिए, एमएमआर वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ, एमएमआर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट देखिए, इम्यूनाइजेशन विद 3 डोजेज ऑफ टिटनेस टॉक्सॉइड कन्फर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम 10 ईयर। अगर 3 डोज टिटनेस टॉक्सॉइड टीटी की लगा दी जाती है तो वो 10 साल तक आपको बचा सकती है टीटी से, टिटनेस से। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डोज शेड्यूल इन एडल्ट, एडल्ट वन के अंदर हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन शेड्यूल होता है वो कितना होता है, 0। एट बर्थ पे भी लगाई जाती है हेपेटाइटिस बी, याद रखना एट बर्थ। और यही क्वेश्चन का बहुत बार पूछा जा चुका है, एट बर्थ कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, हेपेटाइटिस A B C D E, ऐसे आपको बताया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस बी, और पहले महीने पे और 6 महीने पे, इस प्रकार से इसका क्या होता है, शेड्यूल होता है। नेक्स्ट देखिए, OPV बाइवेलेंट वैक्सीन, जो OPV बाइवेलेंट वैक्सीन है वो किससे बनी होती है, तो आपको आंसर करना है पोलियो वायरस P1 एंड P3, कभी भी P2 नहीं होता है, मत कर देना कभी भी, है ना। P2 आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं, लेकिन आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है पोलियो वायरस P1 एंड P3। नेक्स्ट देखिए, डीपीटी वैक्सीन इज स्टोर्ड एट टेम्परेचर, तो ये तो आपको वहीं याद रखना है जो कोल्ड चेन का रखना है, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड मैक्सिमम इन सिक्रीशंस, जो भी बॉडी सिक्रीशंस होते हैं जैसे सेलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क और भी जो भी जैसे स्वेट, उनके अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन आपको देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा, तो वो मिलेगी आपको IgA। जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है वो आपको फाइंड आउट होगी किसके अंदर, मैक्सिमम किसके अंदर, सिक्रीशंस के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अंडर यूआईपी क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो जो अंडर यूआईपी है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर जो वैक्सीन है वो 9 महीने पे कौन सी दी जाती है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, मिजल्स वैक्सीन। नेक्स्ट देखिए, साल्क वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन, साल्क वैक्सीन जो कैसी है, किल्ड वैक्सीन है। और सुबिन, ये आपने दोनों पढ़े होंगे, ये कौन सी है, लाइव वैक्सीन, याद रखना साल्क एंड सुबिन, साल्क किल्ड एंड सुबिन लाइव। देखिए साल्क के अंदर क्या आ रहा है, तो के मतलब किल्ड, लास्ट का वर्ड से ऐसे याद कर लीजिए, अगर वैसे याद नहीं होता है, साल्क किल्ड और सुबिन कैसी है, लाइव। नेक्स्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिजल्स वैक्सीन, ये भी कम्पिटेटिव एग्जाम, सेंट्रल लेवल की कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। जो मिजल्स है उसका रूट आपको पूछा जाता है कि किस रूट से दी जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, सब क्यूटेनियस। नेक्स्ट देखिए, डीपीटी वैक्सीन रूट, डीपीटी वैक्सीन रूट कैसा होता है, IM बोल सकते हैं आप, इंट्रामस्कुलर बोल सकते हैं, डीपीटी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर दी जाती है। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ, ये लाइव वैक्सीन है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी। नेक्स्ट देखिए, रोटा वायरस वैक्सीन, वो भी लाइव ओरल वैक्सीन है। नेक्स्ट है, और रोटा वायरस वैक्सीन ओरल दी जाती है, ये भी आप याद रखना, ओरल रूट से दी जाती है, ये लाइव ओरल वैक्सीन है। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ मैग्नीशियम इन OPV स्टेबिलाईजर, OPV के अंदर जो मैग्नीशियम मिलाया जाता है उसका रोल क्या है, ये आपको पूछा गया है। तो ये क्या करती है, OPV वैक्सीन को स्टेबिलाईज करती है, खराब होने से बचाती है। नेक्स्ट देखिए, वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट डेथ फ्रॉम न्यूमोनिया इन चिल्ड्रन,
अगर किसी बच्चे की डेथ हुई है निमोनिया से, किसी भी बच्चे की, तो उसके अंदर जो वैक्सीन यूज ली जाती है, यानी डेथ, यानी निमोनिया से किसी भी बच्चे की डेथ होने से बचाने के लिए, ये आपको पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है कि इससे डेथ हुई है, ये पूछा गया है कि अगर किसी बच्चे को निमोनिया होता है उससे बचाने के लिए, निमोनिया से डेथ ना हो बच्चे की, तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो आपका आंसर क्या करना है, मीजल्स वैक्सीन। नेक्स्ट देखिए, लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज गिवन बाय रूट। जो लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है कौन से रूट से दी जाती है, इंट्रानेजल। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव एफिकेसी ऑफ मिजल्स वैक्सीन। जो मिजल्स वैक्सीन है उसकी आपको प्रोटेक्टिव एफिकेसी पूछी गई है, तो आपका आंसर क्या होगा, 90 to 95। जो मिजल्स वैक्सीन है उसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी होती है 90 से 95%। नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव स्टेबलाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, तो आपको आंसर क्या करना है, ऑटोक्लेविंग। स्टीम अंडर प्रेशर जो स्टरलाइजेशन का मेथड है वो क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर कंटेंस। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका कंटेंस पूछा गया है, कितनी क्या होता है उसके अंदर, क्लोरीन। आगे देखिए, डैश 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 अवेलेबल क्लोरीन। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके अंदर कितना क्लोरीन अवेलेबल होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 33%। नेक्स्ट देखिए, बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने का बेस्ट मेथड आपको पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, हैंड वॉशिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बायोसेफ्टी कैबिनेट आर डिसइंफेक्टेड बाई। जो बायोसेफ्टी कैबिनेट होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज लिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 40% फॉर्मेल्डिहाइड। 40% फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ ब्लड स्पिल्स इज डन बाय। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि भाई कोई भी एड्स का पेशेंट है या फिर एचआईवी का पेशेंट है जिसका ब्लड आपके या फिर उस पेशेंट के किसी भी क्लॉथ्स के ऊपर लग गया है, कोई भी क्लॉथ्स हो सकता है जहाँ पे ब्लड वगैरह लग गया है, अब उस ब्लड को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ब्लड को साफ करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज लिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सोडियम हाइपोक्लोराइट आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट, सिरिंजेज एंड ग्लासवेयर आर स्टरलाइज्ड बाय। जो भी सिरिंज होती है और जो भी कांच के ग्लास, जो भी कांच की जो आप बोल सकते हैं ट्यूब बोल सकते हैं, उनको स्टरलाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज लिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, हॉट एयर ओवन। जो हॉट एयर ओवन है वो यूज लिया जाता है सिरिंजेज एंड ग्लासवेयर को स्टरलाइज करने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल बहुत सारे यहाँ पे गोल्डन की पॉइंट्स हो गए। वैसे मैंने आपको नंबरिंग वगैरह इसके अंदर नहीं लगाई है, आप देख लेना। और ये जो पीडीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिलेगी, तो आप वहाँ से ये देख भी सकते हैं। सीएचओ के एग्जाम देने वाले इन सभी कंप्लीट गोल्डन की पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि वो भी अपनी तैयारी घर बैठे कर सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, घर पे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।